लगातार तीसरे दिन कोरोना केस में कमी आई है और पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,229 नए केस आए हैं। एक दिन में कोरोना के 3,449 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में कोरोना से 3,20,289 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह से देश भर में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और एक्टिव केस की संख्या 34,47,000 से ज्यादा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,229 नए मामले आए हैं और लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में कमी आई है। जिस गति से कोरोना के मामले आ रहे थे, जितने नंबर्स हम देख रहे थे, उसमें कमी आई है और एक दिन में कोरोना के 3,449 मरीजों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,20,289 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस तरह से देश भर में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है और एक्टिव केस की संख्या 34,47,000 से ज्यादा है। इन सब के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना के मामले कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, आंकड़ों में कमी तो जरूर आ रही है, लेकिन कोरोना के इलाज को लेकर सबके मन में कई सवाल हैं। सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद मेदांता के इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुमार आपका एबीपी न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इलाज हो रहा है और लोगों के मन में जो सवाल है, हम वही सवाल आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना होने पर सीटी स्कैन कराने की जरूरत कब है सर, कब कराना चाहिए? आदर्श जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ये बहुत अहम सवाल पूछा है। आजकल क्या हो रहा है कि जिसको भी RT-PCR पॉजिटिव आता है या अगर सिम्टम्स और नेगेटिव आता है तो लोग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर सीटी स्कैन कराने जा रहे हैं। सीटी स्कैन कराने में वो घर से बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ सीटी स्कैन सेंटर में जाते हैं और इतने में कई लोगों को संक्रमण फैलाते हैं, अपने को, परिवार को परेशान करते हैं और फिर जो सीटी की रिपोर्ट आती है उसमें कुछ न कुछ मिलता है तो उससे और ज्यादा चिंतित और परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन के गैप पे अपना फॉलोअप सीटी करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि इस तरह से सीटी स्कैन को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सीटी स्कैन कराने में आपको 300 से 400 एक्सरेज के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, जो आपका बाद में खासकर यंग लेडीज में कैंसर होने का खतरा बढ़ा सकता है। तो इसको आसानी से ना लें। अब किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए, इसको मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। देखिए, कोरोना के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पहले 5 से 7 दिन होते हैं, जिसमें प्राय लोगों को बुखार होता है, जुकाम वगैरह, बॉडी एक वगैरह बाकी सिम्टम्स होते हैं और जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो क्लिनिकली जो मैनिफेस्ट करता है यूजुअली 8 से 14 दिन के बीच में करता है। हालांकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आजकल कभी कभी ये पहले भी और बाद भी देखा जा रहा है। तो एक जो टिपिकल पेशेंट है जिसको फीवर हुआ, कुछ और सिम्टम्स हैं, उसने पैरासिटामोल ले लिया, उसका फीवर ठीक हो रहा है, उसको कोई एक्सेसिव खांसी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, 7 से 8 दिन में उसका बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर सजेस्टिव सिम्टम्स हैं, आपने RT-PCR कराया, नेगेटिव आया, आपको मैं सीटी स्कैन करा के आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ना करिए। आप उसको कोरोना मान के अपने को होम आइसोलेशन में ट्रीट करिए, ऐसा ना कराएं प्लीज। तो किसको कराना चाहिए सीटी? देखिए, कभी भी अगर आपका फॉल सैचुरेशन में फॉल हो तो अवश्य सीटी कराना चाहिए। अगर आपको एक्सेसिव कॉफ है, बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपका रेस्पिरेटरी रेट 20, 22, 24 से ऊपर हो रहा है, आपको चेस्ट में सीवियर पेन हो रहा है, तो इन हालात में आपको कराना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज है, 60 से ऊपर हैं, ओबीज हैं, जो ये एक बार फिर से रुक करेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार का, पूरी जानकारी दे रहे हैं सीटी स्कैन, क्योंकि कोरोना के इलाज में सीटी स्कैन एक बड़ा हथियार भी माना जा रहा है। जिन लोगों को चेस्ट में, लंग्स में इंफेक्शन हो रहे हैं, वो सीटी स्कैन। जी, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर साहब आप। तो ये जो रूटीन लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं, जो रूटीन में सीटी स्कैन करा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों
को लेकर भी सीटी करेंगे 100 के, तो उसमें से 25-30 लोगों में उनमें भी पैचेस मिल जाएंगे। वो पैचेस इनसिग्निफिकेंट होते हैं और उसका कोई इंडिकेशन नहीं होता। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो बहुत ही एक क्रूड टेस्ट है जो सब लोग कर सकते हैं। तो मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि जो पहले 7-8 दिन आप घर में हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डीप ब्रीदिंग करके ब्रेथ होल्डिंग करें और अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। तो अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम रोज 1-2 सेकंड बढ़ रहा है, आप 25 सेकंड से ऊपर ब्रेथ होल्डिंग कर पा रहे हैं। और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के अपना सैचुरेशन देखते हैं, 6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करते हैं और उसके बाद फिर सैचुरेशन देखते हैं। तो अगर 6 मिनट वॉक करने पे आपका सैचुरेशन नहीं ड्रॉप हो रहा है और आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 25 सेकंड से ऊपर है, तो आपको क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो कराना भी अगर आपको टुवर्ड्स द फर्स्ट वीकेंड है, कराना चाहते हैं तो चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, उसमें भी कोई अगर मेजर चीज होगी तो पता लग जाएगी। सीटी स्कैन कृपया ना कराएं। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा कि एक व्यक्ति कितनी बार सीटी स्कैन करा सकता है और कैंसर होने का कितना खतरा है इससे? देखिए, इसमें मैंने कहा कि रेडिएशन एक्सपोजर आपका 300 से 400 एक्सरेज के बराबर होता है। बार बार सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार करा लिया और उसमें कोई चीज है तो उसको फॉलो अप के लिए हम लोग क्लिनिकल पैरामीटर्स, आपका फीवर कैसा चल रहा है, आपका सैचुरेशन कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक फील कर रहे हैं कि नहीं, एपेटाइट कैसी है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, खांसी कैसी है, इन सब क्लिनिकल सिम्टम्स को फॉलो करते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बार बार सीटी स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं है। रिपीट 2-2 दिन के अंतर पे सीटी स्कैन कराना मिस यूज ऑफ सीटी है और आपको नुकसान हो सकता है। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या एक तो सीटी स्कैन से बचने का कोई तरीका है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव कराने के लिए लोग सीटी स्कैन की तरफ भाग रहे हैं। क्या कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इतना मैसिव इन्फेक्शन हमारी सोसाइटी में है, तो जैसा मैंने कहा, जो भी सजेस्टेड सिम्टम्स हो, गले की प्रॉब्लम, नाक बहना, हेडेक, फीवर, बुखार, ये सब आपको कोरोना मान के ही चलें और अपने को आइसोलेट करें, डॉक्टर से सलाह करें, होम ट्रीटमेंट में रहें। आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आता है तो ठीक है, 30% केसेस में वो नेगेटिव हो सकता है, तो उसको कोरोना कंफर्म करने के लिए जाके सीटी स्कैन कराना गलत अप्रोच है, उसकी जरूरत नहीं है। आप उसको कोरोना मान करके अपने को होम आइसोलेशन में करिए। 90% लोग माइल्ड डिजीज होती है जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे और ओवरऑल 98% से ऊपर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन कराना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में। ये इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है डॉक्टर अरविंद कुमार। मैं एक अगला सवाल जो बड़ा अहम है क्योंकि लोग इसको लेकर बहुत परेशान हैं, वायरस का जो नया स्ट्रेन है सर, वो आरटी-पीसीआर टेस्ट से आखिर बच कैसे जा रहा है, डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, आरटी-पीसीआर टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो 70% के करीब है, यानी कि 100 पॉजिटिव केसेस में आरटी-पीसीआर करेंगे तो 70 में वो पॉजिटिव आएगा, 30 में वो फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये फॉल्स नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, उसमें स्ट्रेन चेंज, लेकिन इसमें और भी कई चीजें होती हैं कि आपका सैंपल कितनी अच्छी तरह से कलेक्ट किया गया है, वो कितनी अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया है लैब में ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ये भी कई सारे हैं। इस लोग होम कलेक्शन करवा रहे हैं जहां पर लोग आके घर से सैंपल ले रहे हैं, तो वो सैंपल कितनी अच्छी तरह से, अगर वो सैंपल किसी ने नाक के बाहर के हिस्से में घुमा के ले लिया, अंदर की तरफ नहीं गया, तो वो सैंपल फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कई फैक्टर्स हैं और हो सकता है कि वायरस का कुछ म्यूटेशन का भी इसमें रोल हो, लेकिन आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने पर भी सजेस्टिव सिम्टम्स को कोरोना मान के अपने को आइसोलेट करके होम ट्रीटमेंट में रखें। एक कंफर्म डायग्नोसिस का ठप्पा लगाने के लिए अपने को परेशान न करें। एक कंफर्म डायग्नोसिस, जी, कंफर्म डायग्नोसिस का ठप्पा लगाने के लिए अपने आप को परेशान ना करें। तमाम बातें डॉक्टर अरविंद कुमार बहुत अहम बातें इस वक्त बता रहे हैं। सर, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, तो अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट में हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का वो बढ़ गया है?
नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड तो देखिए इस समय भी हम भी यही मान रहे हैं कि ये 5 से 7 दिन मोस्टली होता है, लेकिन ये 10 से 14 दिन भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इन बहुत सारी चीजों का आदर्श जी अभी पक्का हार्ड कोर एविडेंस बेस्ड जवाब दे पाना मुश्किल है। बहुत लोगों की अपनी अपनी फीलिंग है, लेकिन मैं कहूं कि कोई आईसीएमआर या किसी बॉडी की तरफ से हार्ड कोर डेटा है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या है कि लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कई बार माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, जुकाम वगैरह, जिसको वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो कोरोना हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये, और 30% तो वैसे भी नेगेटिव होता है। प्लस जैसा मैंने कहा, इस समय सैंपल कलेक्शन भी बड़े मैसिव लेवल पे हो रहा है, तो वो कलेक्शन कितनी अच्छी तरह हो रहा है ये भी एक चीज है। तो कई चीजों की वजह से मैं बार बार यही कहूंगा, सजेस्टिव सिम्टम्स को जी। हम ज्यादा अहमियत दें। आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव है तब भी हम अपने को 14 दिन आइसोलेट करें, होम ट्रीटमेंट में रखें। कोरोना की संक्रमण चेन को ब्रेक करने का ये इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप आरटीपीसीआर करने के लिए, सीटी करने के लिए तरह तरह लैब्स में भागते रहेंगे तो आप एक्सपोजर को और ज्यादा बढ़ाएंगे और संक्रमण को फैलाएंगे। ये भी एक कारण है हमारा संक्रमण बढ़ने का। सर एक बात बताइए, ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है, और जो ट्रीटमेंट में हम स्टेरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसको लेना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, नया स्ट्रेन लास्ट ईयर से बहुत डिफरेंट है। लास्ट ईयर इसकी इन्फेक्टिविटी लो थी, कई परिवार थे जहां एक मेंबर इन्फेक्ट हुआ और बाकी मेंबर्स इन्फेक्ट नहीं हुए। इस बार पिछले 1 महीने में हमने एक भी ऐसी फैमिली नहीं देखी है जहां अगर एक मेंबर इन्वॉल्व हो गया तो बाकी लोग ना हो। तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंट लास्ट ईयर से है वो है कि ये हाईली हाईली इन्फेक्शियस है, नंबर 1। नंबर 2, अनलाइक लास्ट ईयर जहां ये वृद्ध लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया था, इस बार हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा नंबर्स में इन्वॉल्व हुई है। हमारे बच्चे भी बहुत लार्ज नंबर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। हालांकि बच्चों में जो डिजीज हुई है वो बाय एंड लार्ज माइल्ड नेचर की है। बड़ा रेयर या अनकॉमन है कि बच्चों में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो, लेकिन एडल्ट्स में कई केसेस ऐसे आए हैं जहां एडल्ट्स में भी, यंग पॉपुलेशन में भी सीरियस डिजीज हुई है। अब ये सवाल कि क्या ये वायरस इन्फेक्टिव तो है, लेकिन क्या ये लास्ट ईयर से ज्यादा डेडली भी है, या हम ज्यादा डेथ्स इस बार इस वजह से देख रहे हैं कि ओवरऑल पूल ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट पिछली बार के गुना कई 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 गुना ज्यादा है। इस बात का हार्ड डेटा अभी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये ज्यादा डेडली है, यंग लोगों में ये एक्यूट प्रॉब्लम्स कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ज्यादा नंबर ऑफ टोटल केसेस होने की वजह से है, परसेंटेज वाइज उतने ही लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये सच है कि यंग पेशेंट्स में भी इस समय डेथ हो रही है। सर 2-3 सवाल हैं, बड़े अहम हो जाते हैं। क्या खांसी होने पर ही स्टेरॉयड ले लेना चाहिए, या स्टेरॉयड अगर हम ले रहे हैं तो बीपी शुगर उससे बढ़ जाता है, या उससे कुछ और परेशानियां डेवलप हो सकती हैं? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है सर। आदर्श जी, इसके 2 फेज होते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले जो 5 से 7 दिन हैं उसमें फीवर होता है और बाकी सिम्टम्स होते हैं। एक्सेप्शंस हैं, होने को 3rd 4th डे भी लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लंग इन्वॉल्वमेंट 8 से 14 दिन के बीच का जो पीरियड है, सेकेंड वीक वो है, उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और लंग इन्वॉल्वमेंट मैनिफेस्ट करता है। जो माइल्ड डिजीज है, माइल्ड डिजीज में स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है। और मैं ये बता दूं कि पहला जो 7 दिन होते हैं उसमें हमारे बॉडी के अंदर वायरस होता है, और वायरस के बॉडी के अंदर प्रेजेंस में अगर आपने स्टीरॉइड्स लिया जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो आप बॉडी के अंदर वायरस की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वायरीमिया को बढ़ा रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले हफ्ते में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड लेना कोई गलत है, आप अपने को नुकसान करेंगे। इस समय मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है पैरासिटामोल लेना। स्टीरॉइड लेने के कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं। जब किसी की ऑक्सीजन फॉल करती है, जब सीटी स्कैन में 50% से ज्यादा किसी को लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को एक्सेसिव कॉफ है, वो सब इंडिकेशंस हैं। मेन चीज है जब आप क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ, या आपने फर्स्ट वीक के एंड में वायरल मार्कर्स किए, वायरल मार्कर्स सीआरपी वगैरह बहुत हाई है और उनके लेवल्स राइज कर रहे हैं, यानी बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रहा है। उन सूरतों में और उनकी एनालिसिस पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, ये फैसला डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं सेल्फ
स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली मना करूंगा। आप ऐसा करके अपना नुकसान करेंगे। स्टेरॉइड्स डायबिटिक पेशेंट्स में तुरंत शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, बीपी को तो नहीं लेकिन शुगर लेवल्स को हे वायर कर देते हैं, दुगने तिगने हो जाते हैं। पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत होती है और आप अपना सीरियस डिजीज का और डेथ का चांस बढ़ाते हैं। प्लीज स्टेरॉइड्स को मिसयूज मत करिए। माइल्ड डिजीज में स्टेरॉइड्स का कोई इंडिकेशन नहीं है। माइल्ड डिजीज में ब्लड थिनर्स का कोई इंडिकेशन नहीं है। माइल्ड डिजीज में आपको पैरासिटामोल लीजिए, फीवर कंट्रोल करिए, खाना अच्छा खाइए, स्मोकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग मत करिए, रेस्ट करिए, रिलैक्स रखिए अपने को, 2-2.5 लीटर पानी पीजिए। इतनी चीजों से मेजॉरिटी ऑफ माइल्ड डिजीज पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आदर्श जी। सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं और सबके लिए जानना जरूरी है, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों में हैं, होम आइसोलेशन में है, तो होम आइसोलेशन में कैसे रहें, खुद की केयर कैसे करें और पोस्ट कोविड क्या कुछ चेंजेस करें लाइफस्टाइल में, अपनी केयर कैसे करें, ध्यान कैसे रखें सर? जी, होम आइसोलेशन के 6 मंत्रास में रोज बार बार कह रहा हूं, क्विकली बता देता हूं आपको। पहला मंत्रा, नो मिक्सिंग। आप जैसे ही आपको, मैं रिपीट करूंगा कि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट का वेट ना करें। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सिम्टम्स हैं तो अपने को कोरोना मान के तुरंत आइसोलेट कर ले। आप अपने फैमिली मेंबर्स को शायद कोरोना होने से बचा देंगे। तो पहला एम है नो मिक्सिंग। दूसरा एम है मेडिसिन। जैसा मैंने कहा, सबसे अहम मेडिसिन है पैरासिटामोल, जिसको आपको 6-6 घंटे पे और जरूरत हो तो 4-4 घंटे पे रेगुलरली लीजिए ताकि बुखार ना आए। बुखार होने का वेट मत करिए, तब आप लेंगे तो 3-4 घंटे आपको बुखार रहेगा, वो बॉडी को तोड़ देगा। बी कॉम्प्लेक्स साथ में लीजिए। उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, बहुत सारी जो दवाएं दी जा रही हैं, साइंटिफिकली उनका किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपको बेनिफिट नहीं करती। मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासिटामोल और विटामिन। जब नेक्स्ट चीज आती है मील्स, खाना मत बंद कर दीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, स्मोकिंग मत करिए, ड्रिंकिंग मत करिए, 2-2.5 लीटर पानी लीजिए। नेक्स्ट एम आता है माइंडसेट। लोग बहुत ही पैनिक मोड में हैं, पहले दिन दूसरे दिन अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट्स को खुद एनालाइज कर रहे हैं और उससे वो अपने एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ा करके अपने को बहुत ही पैनिक स्टेट में अपना नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए, ब्रेथ होल्डिंग टाइम बढ़ाइए और अपने को थोड़ा शांत रखिए। ऐसा करके आप अपने इंप्रूवमेंट के चांसेस को बढ़ाएंगे। ये हुआ माइंडसेट। 5वां एम है मॉनिटरिंग। आपको मॉनिटरिंग क्या करनी है? आपको 4-4 घंटे में अपना टेम्परेचर चेक करना है। आपको 1 घंटे में एक बार पल्स ऑक्सीमीटर से सही तरह से अपना ऑक्सीजन देखना है। 94 से ऊपर है तो बिल्कुल ठीक है। दिन में 2 बार हो सके तो अपना 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लीजिए। और अपना जो एक्सेसिव खांसी हो, सांस फूलने लगे, छाती में दर्द हो, बेहोशी आ जाए, ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं। इनमें से कोई भी रेड फ्लैग साइंस अगर हो तो आपको होम आइसोलेशन अबैंडन करके हॉस्पिटल जाने की जरूरत। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। ये सारी इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अरविंद कुमार को आप सुन रहे थे, सारी जानकारी वो दे रहे थे कब क्या कुछ करना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को सुनिए और उसको अपने ध्यान में भी रखिए और पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।